स्वागत है आपका डेली बाइट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं, इस सीरीज में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और साथ ही आंसर के पीछे के रीजंस को भी जानने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो लेक्चर 12th बायोलॉजी चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में है और जितने चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 12th बायोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। और साथ ही मैं आपको बताते चलूं कि हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 11th बायोलॉजी की भी सीरीज कंप्लीट कर रही है, जिसका वीडियो लेक्चर भी आपको हमारे प्लेलिस्ट में 11th बायोलॉजी नाम से मिल जाएगा। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर क्वेश्चन वाइज एंड चैप्टर वाइज एनालिसिस ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन सेक्शन। आज का हमारा पहला सवाल है कि इन सारे कथनों में से कौन सा ऐसा कथन है जो गलत है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमें ये पहला दे रखा है स्टेटमेंट, इन एनिमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। जब हमने एनिमल किंगडम की बात की थी, वहां पे भी हमने बात की थी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन बर्ड्स और मैमल्स में ही होता है। उससे पहले जितने भी हैं हमारे किंगडम्स और क्लासेस, सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और इसी वजह से जो प्रोजेनीज है उनका नंबर बहुत ही ज्यादा होता है। लेट्स से एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रॉग का, तो फ्रॉग की भी जो प्रोजेनी है वो बहुत ही ज्यादा होती है, टेडपोल बहुत ज्यादा होते हैं। उतने अमाउंट में फ्रॉग रहते नहीं है क्योंकि जो उनका फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल हो रहा है। लार्ज क्वांटिटी में जब तक बहुत ज्यादा इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक जो लास्ट में सर्वाइवल होने वाला है फिटेस्ट का, वो रह नहीं जाएगा। इसी के लिए इतने सारे अमाउंट में प्रोजेनीज बनती हैं और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। मैमल्स और बर्ड्स एक ऐसी स्पीशीज है, एक ऐसा क्लास है जहाँ पे वहां तक जाते जाते फर्टिलाइजेशन जो है इवॉल्व कर चुका होता है और वो इंटरनल हो गया होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, हमें दे रखा है कोलोस्ट्रम के बारे में कि कोलोस्ट्रम कंटेन्स एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कोलोस्ट्रम क्या होता है। जो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है किसी भी फीमेल में जिसने तुरंत से पार्चुरेट किया है, तुरंत से डिलीवरी की है बेबी की, उसके बाद जो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज पेल इन कलर, पेल येलोइश कलर का होता है एंड दैट इज लिटिल स्मेली। और वो उसमें होता है बहुत सारा एंटीबॉडी और न्यूट्रिएंट्स, और ये बेबी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर दैट स्मॉल बेबी, दैट इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस विच इज डन बाय दिस कोलोस्ट्रम मिल्क। और पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोग इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते थे और इस दूध को फिकवा दिया जाता था। बहुत टाइम तक इस दूध को गांव में महिलाएं, शहरों में, इनफैक्ट कुनबों में, कस्बों में, हर जगह पे इन सारे दूध को फेंक दिया जाता था बेकार समझ करके कि इतने टाइम से बॉडी में स्टोर्ड रहता है तो ये गंदा मिल्क है, उसको फेंक देते हैं, बेबी को नुकसान करेगा। बट देन आफ्टर सम रिसर्चेस वी गॉट टू नो कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड फॉर द बेबी फॉर लाइफ टाइम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोलोस्ट्रम। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की जब हम बात ही कर रहे हैं तो वहां पे कोलोस्ट्रम कितना इंपॉर्टेंट होगा, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। नाउ वन थिंग मोर इज देयर कि इस कोलोस्ट्रम के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रचार प्रसार किए और आज भी कई बार रेडियो पे, न्यूज चैनल्स पे, जो रेडियो के न्यूज होते हैं उनसे पहले एक एड आती है जहाँ पे कि पहला दूध ही अच्छा हो करके स्लोगन बोला जाता है। दिस वाज वन ऑफ द अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, पॉलीस्पर्मी इन मैमल्स इज प्रिवेंटेड बाय केमिकल चेंजेस इन एग। अगर केमिकल चेंजेस की बात हो रही है तो यहाँ पे देखो, अगर जैसे ही एग इंटर कर रहा है, ये एग सरफेस है, जैसे ही एग में स्पर्म इंटर हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन। एक शब्द लिखा हुआ है डीपोलराइजेशन, यानी कि ये पहले से रिपोलराइज्ड था, ठीक है जी, और यहाँ पे स्पर्म की फ्यूजन की वजह से ये जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो गया। यानी कि यहाँ पे कोई भी चीज केमिकली चेंज नहीं हो रही, दैट वाज इलेक्ट्रिकल चेंज। सो वी गेट टू नो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंड लास्ट दे रखा है हमें स्टेटमेंट कि इम्प्लांटेशन होता है 7 डेज के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यस, जब भी इम्प्लांटेशन होता है मोरुला स्टेज पे होता है और मोरुला स्टेज में जाते जाते तक जो एक जाइगोट है वो वहां तक पहुंचते पहुंचते, यूट्रस तक पहुंचते पहुंचते 7 डेज, 6 to 7 डेज की जर्नी पूरी हो चुकी होती है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट हमें दे रखा है, हाई लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर्स द ओव्यूलेटरी फेज।
करेक्ट स्टेटमेंट देखना है तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ओव्यूलेटरी फेज की बात हो रही है तो यानी कि यहाँ ओवल्यूशन हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का बाहर आना, दैट इज ओवल्यूशन। तो ओवुलेटरी फेज में एस्ट्रोजन की बात हो रही है, ये देखो ग्राफ में एस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल नीचे है और सबसे ज्यादा ऊपर कौन है, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी हार्मोन है, ये ओवेरियन हार्मोन है। कभी भी किसी भी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जब भी उसका ग्राफ बनता है या पूरे बॉडी में जब हार्मोन्स की बात हम करते हैं तो 4 हार्मोन होते हैं जो काम करते हैं, दैट इज LH, FSH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और जो तुरंत से ड्रॉबैक किया जाता है, यहाँ पे देखो प्रोजेस्टेरॉन है, इसका लेवल कितना हाई है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई है। और यहाँ पे आकर के इस वाले फेज में आकर के इस वाली लाइन के बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बिल्कुल कम है और साथ ही एस्ट्रोजन का लेवल भी बहुत कम है। तो तुरंत से जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे मेंसेस का फ्लो शुरू हो जा रहा है। देन 3 डे और 5 डे साइकिल जो शुरू होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ सडन पुल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो अगर कभी भी टैबलेट्स लेनी होती हैं या फिर जो हम मेंटेन करना चाहते हैं साइकिल की डेट ऊपर नीचे करनी होती है, तो प्रोजेस्टेरॉन वाले टैबलेट्स होते हैं जो लेते हैं, जिसकी वजह से साइकिल मेंटेन रह जाती है। नाउ वो स्टेटमेंट तो गलत हो गया क्योंकि वहां पे दे रखा है हमें एस्ट्रोजन ट्रिगर करता है, दैट इज ट्रिगर्ड बाय LH। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, दे रखा है हमें ऊगोनियल सेल के बारे में। तो ऊगोनियल सेल अगर हम सोचें कि ऊगोनियल सेल प्लोरिफरेट हो रहा है और फंक्शनल ओवा बना रहा है प्यूबर्टी के बाद में, बट ऊगोनियल सेल इज द सेल विच इज 2N, डिप्लॉइड सेल है वो, और यहाँ पे ओवा बन रहा है, दैट मीन्स कि वो हेप्लॉइड होगा कभी भी। ये बर्थ से पहले ही ओवरीज में जो ऊगोनियल सेल है प्राइमरी स्टेज में आकर के रुक जाता है, एंड देन आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर हिटिंग प्यूबर्टी, जो प्राइमरी oocyte है वहां से सेकेंडरी oocyte एंड देन ग्राफियन फॉलिकल एंड देन कॉर्पस ल्यूटियम, ये सारी चीजें टर्शियरी फॉलिकल, वहां से ही स्टार्ट होना शुरू होता है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। oogenesis में आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, प्यूबर्टी हिट करने के बाद ये वाली चीजें हो रही होती हैं, उससे पहले भी कुछ प्रोसेस हो रखा होता है। लेकिन मेल्स में क्या होता है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो उनका हर एक चीज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर के स्पर्मेटिड तक, स्पर्मेटोजून तक, पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो प्यूबर्टी के टाइम पे ही हो रहा होता है। दिस इज वन ऑफ द स्टार्क डिफरेंस व्हिच सेज अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। So this statement is also wrong. Now moving to the next statement, हमें दे रखा है कि स्पर्म जब रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से तब वो बहुत ज्यादा मोटाइल होता है। तो जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल रहा होता है स्पर्म, उस टाइम पे वो मोटाइल नहीं होता, वो वीक होता है, उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। वो जाकर के उसका जो स्पर्म का हेड होता है वो जाकर के इम्बेड कर जाता है सर्टोली सेल्स में, और वहां जाकर के उसको मोटिलिटी मिलती है और स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजून्स में कन्वर्ट होते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट हमें लास्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होता है पोस्ट ओवुलेटरी फेज में, यानी ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखो ये है ओवल्यूशन का फेज, ये प्री ओवल्यूशन है, अभी यहाँ पे ओवल्यूशन इस फेज में हुआ नहीं है, ये पोस्ट ओवल्यूशन फेज है, यहाँ के बाद ओवल्यूशन हो चुका है। तो कॉर्पस ल्यूटियम, ग्राफियन फॉलिकल टूट चुका है और वो बन चुका है कॉर्पस ल्यूटियम, और धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होकर के कॉर्पस एल्बिकन्स बना रहा है। इस टाइम पे कौन सा हार्मोन है, ओवेरियन हार्मोन, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस जो हो रहा है दैट इज बाय प्रोजेस्टेरॉन, वो पूरा मैंडेट हो रहा है। So this statement is correct and we get to know the answer. Now moving to the next question, odd one out हमें बताना है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रेफरेंस में। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आप देखो रेटेटेस्टीज भी आपको मिल जाएगा, दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ रेटेटेस्टीज, यहाँ पे रहता है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, उसके बाद वाला पोर्शन जो है कैरी करके लेके जाता है एपिडिडमिस तक, जो वो जंक्शन है दैट इज रेटेटेस्टीज। एपिडिडमिस वन ऑफ द मेजर पार्ट, वासाई फ्रेंशिया is the tube-like structure which carries sperm from seminiferous tubule to epididymis, and then there is this thing isthmus. Isthmus is a part of female reproductive organ. isthmus और ampulla इनके जंक्शन पे ही फर्टिलाइजेशन होता है। This is the odd one out among male reproductive organ. Now moving to the next question, seminal plasma or fluid part of semen is contributed by,
तो इनमें से किन से वो कंट्रीब्यूट होता है? पहला हमें दे रखा है सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स देखो, सीमेन बोलते हैं और सेमिनल वेसिकल्स, नाम से कुछ अंदाजा लग रहा है कि कुछ पार्ट इसका यहाँ पे होगा। एंड देन प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड यहाँ पे देखो ये रहा, ये ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स आर प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। देन बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जितने भी ग्लैंड्स हैं, ये 3 ग्लैंड है, वेसिकल एंड ग्लैंड, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, जो वाइटिश कलर का सब्सटेंस बाहर आते हैं उसमें, जो स्पर्म को मीडियम प्रोवाइड करता है। दैट सीमेन इज कंप्लीटली फॉर्म्ड बाय these three glands. And urethra is a simple tube like structure जो एक कॉमन पैसेज है इजैकुलेशन के लिए भी और साथ में यूरिनेशन के लिए भी। So the correct answer is first, second and fourth, seminal vesicles, prostrate gland and bulbourethral gland. Now moving to the next question, spermiation के बारे में देखो दे दिया है। Spermiation is the process of release of sperms from, स्पर्मिएशन की बात हो रही है, और ये देखो ये है स्पर्मेटिड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड बना एंड डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटिंग स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोन्स बन चुके हैं ये। और यहाँ पे हैं ये रहे हमारे सर्टोली सेल्स, ये देखो यहाँ पे हेड जो इनका अंदर की ओर इम्बेड हो रहा है, दिस इज बिकॉज कि ये उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, सर्टोली सेल्स। ये देखो यहाँ पे लिख भी रखा है कि सर्टोली सेल्स हैं और यहाँ पे जा करके ये इम्बेड कर रहे हैं। तो ये कहाँ पे, ये प्रोसेस कहाँ से कहाँ के लिए हो रहा है? तो दैट इज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वहां से जब बाहर निकल रहे हैं तब स्पर्मिएशन का प्रोसेस हो रहा है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तक तो वो स्पर्मेटिड्स हैं, उसके बाद जब वो बाहर निकल रहे हैं दैट और जाकर के सर्टोली सेल्स में इम्बेड हो रहे हैं, that process is known as spermiation. Now moving to the next question, mature Graafian follicle is generally present in ovary of a healthy human female around, ग्राफियन फॉलिकल है, मेच्योर हो चुका है, दैट मीन्स कि उसमें सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है, एंड दैट इज अबाउट, वो किस मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से डे पे रहता है? तो दैट इज अबाउट 11 to 17th डे। और इसी वजह से जो ल्यूटियल फेज होता है, पोस्ट ओवेल्यूटरी फेज, वो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, दैट इज 14 डेज। तो कभी भी नंबर ऑफ मेंस्ट्रुएशन का डेज अगर पता हो और उसमें से हम ल्यूटियल फेज यानी 14 डेज माइनस कर दे, तो डे ऑफ, प्रोबेबल डे ऑफ ओवल्यूशन पता चल जाता है, एंड दिस इज हाउ इट इज बीइंग काउंटेड, एंड प्लान्ड प्रेगनेंसीज आर बीइंग होल्ड बाय दिस ओनली, दिस सिंपल कैलकुलेशन लीड्स टू द प्लान्ड प्रेगनेंसीज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रोजोमल रिएक्शन ऑफ स्पर्म। अब देखो एक्रोजोम कहाँ होता है, तो स्पर्म में अगर देखें तो दिस हेड पोर्शन कंटेन्स सम एंजाइम्स एंड दैट फॉर्म्स एक्रोजोम। तो अब इसका काम क्या हो रहा है, ये रिएक्शन क्यों हो रहा है? तो ये देखो जोना पेल्यूसिडा का जो लेयर है, इसमें जाकर के इसने इसको टच किया है और इसको डिसॉल्व किया है, यहाँ पे देखो ये डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है जी, डिसॉल्व हो गया, एंड देन उसके बाद ये स्पर्म का हेड इंटर कर गया, एंड देन फर्टिलाइजेशन अकर्स, दिस इज हाउ फर्टिलाइजेशन अकर। तो ये इसका काम क्या है, जोना पेल्यूसिडा लेयर के कांटेक्ट में आना, वेरी सिंपल इट इज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड, इनमें से कौन सा एसेसरी ग्लैंड नहीं है? सेम वही दे रखा है, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्ट्रेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अभी हमने देखा कि सीमेन बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम इन्हीं तीनों ग्लैंड का है। तो नेक्स्ट जो फोर्थ वाला है एम्प्यूला, दिस इज वेरी सिंपल कि वो उसका पार्ट नहीं है, एंड एम्प्यूला इज पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। एम्प्यूला और स्थमस का जो जंक्शन है जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, दिस इज दैट एम्प्यूला। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि स्पर्मेटोगोनिया चल रहा है, प्रोसेस हो रहा है, वहां पे डिवीजन भी हो रहा है, तो वहां पे 2 तरीके का डिवीजन होता है, एक मियोसिस होता है, एक माइटोसिस होता है, ठीक है जी। तो अब हमें बताना है इसमें कि उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो हमें सही वाला चुनना है। सबसे पहला स्टेटमेंट हमें दे रखा है, स्पर्मेटोगोनिया हैव 46 क्रोमोसोम एंड ऑलवेज अंडरगो मियोटिक सेल डिवीजन।
हमेशा ही उनके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और वो हमेशा ही जाते हैं मियोटिक सेल डिवीजन की तरफ। नो, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट दे रखा है हमें प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड्स बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। दिस इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि अभी हमने बात करी है, देखा है यहाँ पे अगर देखना शुरू करें तो ये देखो स्पर्मेटोगोनिया है, यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, सीधे 2n वापस से 2n बन जा रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के पास हो रहा है मियोसिस 1। मियोसिस भी दो टाइप का हो रहा था, एक पहला मियोसिस हो रहा था मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो जो मियोसिस 1 था दैट वाज एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन, वहीं पे तो जाकर के रिडक्शन हो रहा था। मियोसिस 2 इज सिंपली लाइक माइटोसिस, वहां पे तो माइटोसिस जैसा ही डिवीजन हो रहा था, जैसे माइटोसिस में होता है वैसा ही डिवीजन होता है। बाकी रिकॉम्बिनेशन, साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स और जितनी भी ऐसी चीजें हैं, बाइवेलेंट, टेट्राड, ये जितना भी बनता है सारा का सारा इज अ पार्ट ऑफ मियोसिस 1। और मियोसिस 2 जो है इसमें सिंपली मियोसिस 1 में जो बना हुआ फॉर्मेशन है उसी को अलग अलग कर करके बना दिया जाता है। यानी यहाँ पे देखो डायड सेल्स बने हुए हैं और अभी देखो ये 4 बन गए, 4 डॉटर सेल्स बन गए, रिडक्शन डिवीजन हो गया, ये रिड्यूस हो गया 2n से n बन गया। तो यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, पहला माइटोसिस हो रहा है डिवीजन, लेकिन उसके बाद मियोसिस हो रहा है एंड देन माइटोसिस हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया कि माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे पहला वाला भी गलत हो गया कि मियोटिक सेल डिवीजन हो रहा है। दोनों को उलट दें तो स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। एंड देन नेक्स्ट दे रखा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैव 23 क्रोमोसोम्स और यहाँ पे सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होता है, सॉरी मियोटिक डिवीजन होता है। बिल्कुल, ये देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इनकी प्लॉइडी है n एंड यहाँ पे हो रहा है मियोसिस 2 डिवीजन। So this is correct. We get to know the correct statement here. Now, moving to the next, match the following, one of my favorites. ये हमेशा ही बहुत अच्छे सवाल होते हैं। अगर आपको एक ऑप्शन भी बहुत ही क्लियर है तो आप मोस्ट प्रोबेबल आंसर के नजदीक पहुंच जाते हो। पहला दे रखा है हेड, तो स्पर्म से रिलेटेड ये दिया हुआ है, तो हेड का क्या काम है? अभी हमने देखा कि वहां पे हेड में होते हैं इंजाइम्स और वो क्या प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इज वो हेड का पार्ट है। तो दैट प्रोवाइड्स जेनेटिक मटेरियल, जा करके हेड इम्बेड हो रहा है। मिडिल पीस में होता है एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर में बना हुआ रहता है और वो प्रोवाइड करता है एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑलवेज रिलेटेड टू एनर्जी। एंड देन एक्रोजोम में रिएक्शन हो रहा था जोना पेल्यूसिडा के साथ, तो एंजाइम्स है तभी तो डिसॉल्विंग हो रही है। एंड देन टेल पोर्शन इज वेरी सिंपल, ये मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, सो वी गेट टू नो द आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से में 23 क्रोमोसोम्स होंगे? स्पर्मेटोगोनिया, जाइगोट, सेकेंडरी oocyte एंड oogonia। तो ये देखो स्पर्मेटोगोनिया और oogonia ये दोनों पहला वाला सेल है, फर्स्ट जो स्टार्ट कर रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। तो जो स्टार्ट कर रहा है वो तो हमेशा ही कंप्लीट 2n सेट के साथ स्टार्ट होगा, तो ये दोनों तो ऐसे ही आउट ऑफ ऑप्शन हो गया। ठीक है, एंड देन जाइगोट के बारे में हमने अभी लास्ट चैप्टर में देखा है कि जाइगोट इज 2, वहां वही पहला सिंगल सेल्ड होता है और जिसकी प्लॉइडी 2n होती है, तो ये भी गलत हो गया। एंड देन वी गेट टू नो द करेक्ट आंसर, दैट इज सेकेंडरी oocyte। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है अगेन, ट्रोफोब्लास्ट के बारे में दे रखा है हमें। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग अगेन हमें दे रखा है। पहला में दे रखा है ट्रोफोब्लास्ट। अच्छा छोड़ो, ट्रोफोब्लास्ट से पहले इम्प्लांटेशन से हम शुरू करते हैं। इम्प्लांट हो रहा है यानी कि कहीं पे भी ये जाकर के जुड़ रहा है, तो दैट मीन्स कि ये इम्बेड हो रहा है। वी गेट टू नो कि इम्बेडिंग हो रहा है, तो इम्बेडिंग किसका हो रहा है? ये देखो ब्लास्टोसिस्ट इम्बेड हो रहा है। ठीक है, इंडोमेट्रियम लेयर में जाके इम्बेड हो गया, इंटरडिजिटेशन हो गया उसका। देन क्लीवेज मीन्स कि डिफ्रेंशिएट हो रहा है, टूट रहा है, वहां पे डिविजन्स हो रहे हैं। तो माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट इज क्लीवेज। एंड देन इनर सेल मास, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनको हम इनर सेल मास बोलेंगे, वी गेट टू नो। एंड देन ट्रोफोब्लास्ट इज आउटर लेयर
जो कि जाकर के इंडोमेट्रियम से अटैच होता है। वहां पे उस अटैचमेंट को हम इंटरडिजिटेशन कहते हैं। जैसे आप अपनी उंगलियां दूसरी उंगलियों में फंसाते हो, दो उंगलियों के बीच में जो स्पेस रहता है, जाकर के जिस तरीके से उंगलियां एक दूसरे में फंस जाती हैं, उसी तरीके से इंडोमेट्रियम में जाकर के जो ट्रोफोब्लास्ट है उसी तरीके से जाके अटैच हो जाता है, इंटरडिजिट हो जाता है। तो वो ट्रोफोब्लास्ट हो रहा है, तो वी गेट टू नो कि वो आउटर एक लेयर है जो जाकर के इंडोमेट्रियम में अटैच हो रही है। सो नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि ह्यूमन प्लासेंटा जो होता है, इनमें से कौन सा हार्मोन सिक्रीट नहीं कर रहा होता है, एंड दैट हार्मोन इज LH। क्योंकि LH पिट्यूटरी हार्मोन है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। LH इज अ पिट्यूटरी हार्मोन, और ये जितने भी हैं ये सारे के सारे हार्मोन जो होते हैं ये प्लासेंटा सिक्रीट करता है। इसीलिए प्लासेंटा को भी हम प्रिजर्व करते हैं स्टेम सेल प्रिजर्वेशन में। उस टेक्निक को भी हम एक अलग टेक्निक से भी हम उसको प्रिजर्व करते हैं, और जिसका कि बाद में हम यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वासा डिफरेंशिया रिसीव्स डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज। तो ये देखो, ये है वासा डिफरेंस, और ये यहाँ से एपिडिडमिस सेमिनल वेसिकल से आ रहा है और ओपन हो रहा है यूरेथ्रा में। एज किस तरीके से ये ओपन हो रहा है, एंड दैट इज ओपन्ड एज इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्योंकि यहाँ पे ये इजैक्यूलेशन इसी की वजह से हो रहा होगा, कभी भी होगा इजैक्यूलेशन, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट। इसीलिए इसको हम आगे चल के जब ये आगे ओपन हो रहा होता है तो उसको हम इजैक्यूलेटरी डक्ट भी कहते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेथ्रल मीटर्स रिफर्स टू। यूरेथ्रल मीटर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखो एक यूरेथ्रा की ओपनिंग दे रखी है ये, और इसको हम ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, फोरस्किन होते हैं ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। तो ये क्या है, तो दैट इज अ कॉमन ओपनिंग, एक्सटर्नल ओपनिंग है ये यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के लिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरिला इज अ डेवलपमेंटल स्टेज। मोरिला है डेवलपमेंटल स्टेज है। यहाँ पे देखो कॉम्पैक्ट सेल मास अभी बने हुए हैं, जोना पेलिसिडा की लेयर भी है। तो दैट इज समवेयर बिटवीन जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट के पास ट्रोफोब्लास्ट होता है ऊपर वाला लेयर, और यहाँ पे देखो जोना पेलिसिडा लेयर भी दे रखी है हमें। और जाइगोट तो ये होगा नहीं, क्योंकि जाइगोट है तो उसका नाम जाइगोट ही बोलेंगे, दूसरा मोरुला हम उसको क्यों बोलेंगे। तो दैट इज समथिंग बिटवीन मोरुला, जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, membranous cover of the ovum at ovulation is। ओवल्यूशन के टाइम पे जो एक मेम्ब्रेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे देखो एक मेम्ब्रेन दे रखी है, ये रहा, दैट इज कोरोना रेडिएटा, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। ये वाले सेल्स ये कवर कर रहे हैं ओवम को, तो दैट इज कोरोना रेडिएटा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ऑड वन आउट फ्रॉम। आइडेंटिफाई करना है, और ये सारे के सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। फिम्ब्रिए, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, प्रोजेक्शंस जो एंड में बना होता है ओवरी के, ओवरी को होल्ड करने के लिए, मतलब ऐसा फील होता है कि दैट इज बीइंग होल्डेड बाय फिम्ब्रिए पोर्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, बट इट इज नॉट लाइक दैट। वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना होता है जो कि ओवम को कलेक्ट करने का काम करता है। एंड देन इनफंडुबुलम, इनफंडुबुलम उसके बाद आता है, एंड देन इस्थमस। ये सारे के सारे पोर्शन है हमारे उसके फेलोपियन ट्यूब के, बट लीबिया मेजरा इज नॉट अ पोर्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, दैट इज फिजिकली प्रेजेंट, वी कैन सी दैट एवर्ब फ्रॉम फीमेल जेनाइटल ऑर्गन। दिस इज ऑड वन आउट। नाउ मूविंग टू द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सीक्वेंशियल ऑर्डर में लगाना है ये सारे जितने भी दे रखे हैं प्रोसेसेस उनको। तो सबसे पहला हमें इंसेमिनेशन प्रोसेस दे रखा है, दैट इंसेमिनेशन मींस इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसको हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट है। फर्टिलाइजेशन, वेरी सिंपल टर्म्स, सिनगैमी यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। पार्चुरेशन, डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ। गेस्टेशन, 9 मंथ पीरियड, उसको हम गेस्टेशन बोलते हैं और प्रेगनेंसी बोलते हैं। एंड देन इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन यानी अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम टू द इंडोमेट्रियल लाइनिंग। तो ये किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होगा,
तो गैमेटोजेनेसिस होगा, एंड देन इंसेमिनेशन होगा, गैमेट्स बन गए हैं तब इंसेमिनेशन होगा, स्पर्म मूव करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, एंड देन फर्टिलाइजेशन होगा, मूवमेंट होगी तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइज हो गया तो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट करेगा, तब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, प्रेगनेंसी होल्ड हो चुकी है तो गेस्टेशन पीरियड आएगा, एंड देन प्रेगनेंसी जब होल्ड हुई है तो पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ होगा ही। तो दिस इज द सीक्वेंस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है कि ये जो स्पर्म का ट्रांसपोर्ट है वो किस तरीके से होता है। तो सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटेड टेस्टिस के थ्रू बाहर आता है, एंड देन वो जाता है वासाई फ्रेंशिया में, वासाई फ्रेंशिया के बाद वो ट्रांसफर होता है एपिडिडमिस में, एपिडिडमिस के बाद वासा डिफरेंस में, एंड देन यूरेथ्रा। वासा डिफरेंस ही जा करके खुल रहा था और जिसको कि हम बोल रहे थे इजैक्यूलेटरी डक्ट, और यूरेथ्रा में खुल रहा था। दिस इज वन ऑफ द फ्लो चार्ट दैट शोज स्पर्म ट्रांसपोर्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विक्स का रोल बताना है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है। तो दैट इज कि मेंस्ट्रुअल फ्लो का एक तो ये हेल्प करता है जो नॉर्मली फ्लो होता है उसको, और दूसरा स्पर्म को डायरेक्ट करता है यूट्रस में। तो देयर आर टू रोल्स, एक तो ब्लड के फ्लो के लिए है और दूसरा जो शुक्राणु है वो यूट्रस को मूव करें उसके लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एब्सेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी होल्ड होती है जब तब इंडोमेट्रियल लाइनिंग में जाके होल्ड होती है, और मेंस्ट्रुएशन में भी इंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो शेड हो रही होती है। दिस इज व्हाई वन ऑफ द रीजंस इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन को हम विपिंग ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं। और इस टाइम पे क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई होता है, क्योंकि इंडोमेट्रियल लाइनिंग को हमें मेंटेन करके रखना है, तभी तो ब्लास्टोसिस्ट डेवलप होगा। उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है, स्टार्टिंग पीरियड ऑफ जब अभी सारी चीजें डेवलप नहीं हुई हैं, बेबी की भ्रूण की सारी चीजें डेवलप नहीं हुई हैं, उस टाइम पे जितना न्यूट्रिशन है वो सारा न्यूट्रिशन उसको इंडोमेट्रियल लाइनिंग से मिल रहा है। तो वो इंडोमेट्रियल लाइनिंग अगर मेंस्ट्रुएशन के दौरान गिर जाएगी तो उसके साथ साथ जो भ्रूण है जो उसमें इम्बेड हुआ है वो भी बाहर चला आएगा। इसी वजह से भ्रूण को प्रेगनेंसी होल्ड करने के लिए भ्रूण का बचना जरूरी है, और इसीलिए मेंस्ट्रुअल फ्लो उस टाइम पे नहीं होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें कॉलम ए और कॉलम बी को फिल करना है। ऑर्गन्स दे रखे हैं कॉलम ए में और उसका एसोसिएटेड फंक्शन क्या है वो दे रखा है कॉलम बी में। तो ओवरीज का काम है ओवल्यूशन करना, देन ओविडक्ट का काम क्या है, दैट इज अ साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। प्रेगनेंसी होल्ड होता है तो ये कहाँ पे होल्ड होता है, दैट इज इन यूट्रस, ऑर्गन है यूट्रस। एंड देन वजाइना, वजाइना इज अ बर्थ कैनाल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्चुरेशन हो रहा है यानी कि बेबी ने ये सिग्नल किया है मदर को, मदर फीटस के बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है जहाँ पे कि फीटस ये सिग्नल राइज करता है मदर के बॉडी को कि पार्चुरेशन होने वाला है। दैट इज अ कम्प्लीटली न्यूरो इंडोक्राइनल सिस्टम दैट ऑपरेट्स दैट टाइम। तो एक ऐसा हार्मोन जो इन्वॉल्व होता है पार्चुरेशन में, एंड दैट हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। उसी टाइम पे ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये रिलीज करता है, ट्रिगर करता है, और मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड को जाकर के ये एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं यूट्रस में बढ़ जाते हैं। तो कभी भी जो एक प्रेग्नेंट लेडी को अलग से जो इंजेक्ट किया जाता है, जो लिक्विड इंजेक्ट किया जाता है ताकि डिलीवरी फास्ट हो सके, दैट लिक्विड इज ऑक्सीटोसिन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें दे रखा है सिग्निफिकेंस क्या है एपिडिडमिस का मेल फर्टिलिटी में। तो एपिडिडमिस हेल्प करता है स्पर्म को मेच्योरिटी गेन करने में और मोटिलिटी को इंक्रीज करने में, और जब मोटिलिटी इंक्रीज होगी, मेच्योरिटी होगी, तो आप रूपी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो है स्पर्म की वो बढ़ जाएगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द नेम्स एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन इन्वॉल्व इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में जितने हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं उनका नाम बताना है और साथ ही हमें उनका फंक्शन बताना है। तो दोज आर 4 हार्मोन्स, जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, इसका काम क्या होता है, पिट्यूटरी में एलएच और एफएसएच दोनों का लेवल मेंटेन करके रखना और जब जिसकी जरूरत है उस हिसाब से उसको रिलीज करना। एंड देन एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन,
लीडिंग सेल्स पे काम करता है और साथ ही सिंथेसाइज करता है, सिक्रीट करता है एंड्रोजेंस का। देन एंड्रोजेंस अब क्या है, ये देखो सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हुए हैं। अब एंड्रोजेंस वहां से फंक्शन वाले पोर्शन से उठ के हार्मोन में आया और ये क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। ठीक है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस करता है तो इसमें कौन हेल्प करता है, देन एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, सर्टोली सेल्स पे काम करता है और उनके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से स्पर्मियोजेनेसिस होता है, यानी कि स्पर्म को मोटिलिटी मिल पाती है। जो सर्टोली सेल से उसको न्यूट्रिशन मिलना है, वो सर्टोली सेल्स काम कैसे करता है, बिकॉज उसके ऊपर एफएसएच एक्ट कर रहा होता है, उसको स्टिमुलेट कर रहा होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊगोनिया का हमें पूरा ट्रांसपोर्ट पूरा बताना है कि सेल्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं। ठीक है जी, ऊगोनिया यानी ये बन रहा है हमारा, सबसे पहला स्टार्ट ये कर रहा है। तो ये सबसे पहले क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte फिर बनेगा प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल फिर बनेगा सेकेंडरी oocyte एंड सेकेंडरी oocyte बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल एंड देन बनेगा उससे ग्राफियन फॉलिकल, जिसको हम मैच्योर फॉलिकल भी बोलते हैं। दिस इज द साइकिल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्रोमोसोम नंबर पहले घटते हैं, बढ़ते हैं, फिर ओरिजिनल नंबर को गेन कर लेते हैं, रिस्टोरेशन हो जाता है। तो इस पूरे ये जो व्हाट आर द प्रोसेसेस थ्रू विच दीज इवेंट्स टेक्स प्लेस, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, तो दे आर, सबसे पहले तो मियोटिक सेल डिवीजन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे, रिडक्शन हो रहा है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, जो रिड्यूस हुआ है नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हुआ है वो रीस्टोर हो जाता है, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट्स आकर के मिक्स हो जा रहे हैं और उन जो नया स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं उसमें एन और एन दोनों मिलकर के 2n का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं। Now, this is one of the best image that describes oogenesis side by side follicle development. You can pause this video and read this image out. Now, moving to the next question, what is difference between primary oocyte and secondary oocyte? हमने बहुत बात कर ली कि प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट होगा, प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, बट बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, तो दैट इज कि प्राइमरी फॉलिकल जो है वो डिप्लॉयड होता है। इससे पहले हमने देख रखा है कि प्राइमरी oocyte तक आ करके वहां पे रुक जाता है, फिर शुरू होता है प्यूबर्टी के बाद सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन। तो सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड होता है नेचर से एंड देन सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 1 होता है, प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 होता है और तब जाकर के सेकेंडरी oocyte बनता है। और प्राइमरी oocyte कैसे बनता है, oogonia से वो डायरेक्टली फॉर्म होता है। और प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल्स फाउंड इन प्राइमरी फॉलिकल्स oocyte जो मिल रहा है, एंड देन सेकेंडरी फॉलिकल जो बन रहा है, सेकेंडरी oocyte जो है वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में मिलता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एम्पिलरी स्थमिक जंक्शन? 2 बार मैं ये बता चुकी हूँ, दैट इज अ साइट ऑफ सिंगैमी, फर्टिलाइजेशन इसी साइट पे हो रहा है, सी। एंड देन दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दिस इज फिम्ब्रिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फिम्ब्रिए। और इसके 3 पार्ट होते हैं हमारे, जिसमें से 2 पार्ट जो है इन दोनों का जंक्शन जो है यहाँ पे आकर के ये फर्टिलाइजेशन होता है और यहाँ से फर्टिलाइज्ड ओवम ज़ाइगोट यहाँ मूव करता है, दिस पार्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जोना पेलुसिडा लेयर जो है प्रिवेंट करता है पॉलीस्पर्मी को किस तरीके से? जैसे ही ओवम पेनिट्रेट करता है मेम्ब्रेन में चेंज होता है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ध्यान करो, वहां पे हमने देखा है कि किस तरीके से चेंजेस हो रहा है, इलेक्ट्रिकल चेंज हो रहा है और पूरा जो लेयर है वो लेयर कन्वर्ट हो जा रहा है और स्टिफ हो जा रहा है, दूसरे स्पर्म की एंट्री बैन कर देता है और इसी तरीके से पॉलीस्पर्मी रुक जाती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस बताना है LH सर्ज का ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब ओवल्यूशन हो रहा होता है, ओवम बन रहा होता है, ग्राफियन फॉलिकल ओवम रिलीज करता है लिविंग बिहाइंड कॉर्पस ल्यूटियम, ये सारा प्रोसेस किसकी वजह से हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ LH। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सेल डिविजन forms spermatid from secondary spermatocyte? Again, try to remember spermatogenesis, that cell division is meiosis. Very simple was that secondary spermatocyte से spermatid का formation हो रहा है,
तो वहाँ पे कौन सा डिवीजन हो रहा है? दैट सेल डिवीजन इज मियोसिस। मियोसिस 2 डिवीजन हो रहा होता है वहाँ पे। सो दिस वॉज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। Until then, stay tuned, stay connected to Delhi Bytes. God bless you all.